आज की हमारी वीडियो फ्रांसिस बेकन का एक एसे है ऑफ स्टडीज उसके ऊपर रहेगी। और ये आपके सिलेबस एलटी ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ भी है। हालांकि बेकन एक ऐसा राइटर है, ऐसा एसेइस्ट है, जो आपका यूपी टीजीटी और पीजीटी वहाँ इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब बेकन को हम नहीं पढ़ते, लेकिन एक इम्पोर्टेंट राइटर है। वो एक अलग बात है कि ये कहीं लगा हुआ होता है, कहीं नहीं होता है। हालांकि ये बीए वगैरह जब आप करते हो एमए लिटरेचर से, तब जरूर इसका कुछ ना कुछ हमें पढ़ने को मिल जाता है। तो इसलिए बच्चों ने पढ़ा होगा, और खासकर इसका यही ऐसे ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ, इन मोस्टली ये दो ऐसे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ऑफ स्टडी तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे है, ऑफ ट्रेवल करके। ये अपने ऐसों में जब स्टार्ट करता है तो ऑफ वर्ड यूज करता है। ये खासियत भी है फ्रांसिस बेकन की। तो बेकन की हम आज बात करेंगे, और बेकन के स्पेशली हम बात करेंगे ऑफ स्टडीज ऐसे की। ज्यादा लेंथी ऐसे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खासियत थी बेकन की कि वो पर्सनल ऐसे नहीं लिखा करता था जैसे चार्ल्स ने। उसने इम्पर्सनल ऐसे लिखे हैं। और इम्पर्सनल मतलब अपनी बात ना करके, और जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं बाहरी, उनके ऊपर डिस्कस करता है, एक टॉपिक ले लेता है। ये भी एक अलग ही बात है कि वो अलग अलग टॉपिक पे बात करता है। उसने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं। कभी ट्रैवल की बात करेगा, कभी मैरिज और सिंगल लाइफ की बात करेगा, कभी वो ट्रुथ की बात करेगा, सच्चाई के क्या फायदे हैं या झूठ का क्या फायदे और नुकसान है। और आज बात कर रहे हैं हम ऑफ स्टडी। वो अध्ययन की बात करेगा, किताबों की बात हमें बताएगा कि स्टडी के हमें क्या फायदे होते हैं। तो स्टडी के बारे में उसने बताया, इसके लॉस भी बताए हैं। आज तक आपने कभी भी पढ़ाई के लॉस नहीं सुने होंगे, लेकिन जो फ्रांसिस बेकन है वो बताता है कि ज्यादा पढ़ना वो भी दुखदाई है। मतलब ज्यादा किताबों का ज्ञान भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। तो उसके इस ऐसे को आज हम इसकी लाइन टू लाइन इसे क्लियर करेंगे, इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे। हालांकि मैंने पूरा टेक्स्ट ही कंप्लीट करा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसके वे पॉइंट्स उठाए हैं। मतलब सारे बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं लिए, मेन मेन लिए। लगभग 90% मैंने उसके टेक्स्ट बनाए हैं। तो 11 एक टेक्स्ट मैंने इसके अंदर डाले हैं, पूरे ऐसे को तरीके से लिया है, क्रम वही लिया है, सीक्वेंस। और बेकन की अगर हम बात करें तो ये रेनेसेंस एज का वही एज है बेकन की, जो विलियम शेक्सपियर वाला टाइम था। लेकिन विलियम शेक्सपियर का लास्ट था 1600 के आसपास। मतलब बेकन का एक टाइम रहा। इसने भी दो जो किंग थे, जो महारानी थी एलिजाबेथ, और इधर किंग जेम्स फर्स्ट जो थे, उनका शासनकाल देखा है। और बेकन बहुत विद्वान था, क्योंकि इसे लेटिन का बड़ा ज्ञाता था ये। हालांकि ये सारी बातें मैं जो दूसरी वीडियो है उसमें करा चुका हूँ, जो बेकन की बायोग्राफी के ऊपर है। आज तो हम खैर टेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बच्चे कभी कभी उस वीडियो को नहीं भी पढ़ते हैं, डायरेक्ट इसे ही कर लेते हैं कि भाई ये सीधा सीधा ऑफ स्टडी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसे ही कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैं इतना तो जरूर बता दूं आपको, ये बहुत छोटी बातों में ज्यादा बात बोलता है। मतलब आपको लगेगा कि ये एक लाइन है, लेकिन उस लाइन के अंदर जब आप देखोगे तो बहुत सारा कुछ छिपा रहता है। इसी को एक टर्म होती है एफोरिज्म। वो बोलते हैं, पिछली बार वो क्वेश्चन आया भी था, एफोरिज्म यूज करता है बेकन। मतलब छोटे में ज्यादा लिख देना, गागर में सागर भर देना, इसे हम कह सकते हैं। जैसे आपने हिंदी में एक दोहा सुना होगा, ससैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वो बिहारी के लिए दिया गया था कि छोटे दोहे रखता है, लेकिन घाव गंभीर करते हैं। वही बात है। ऐसा कहा जाता है बेकन के लिए कि इनके ऐसे को, मतलब इनके जो आज जैसे मैं आपको एक ही वीडियो में 11 टेक्स्ट कराने की कोशिश करूंगा, तो कहते हैं इसे पचा नहीं सकते हम। इसके एसेज को इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे कोई खुराक ऐसी होती है ना, खाना पच नहीं पा रहा है, क्योंकि वो लगेगा तो देखने में थोड़ा, आप खा जाओगे लेकिन पच नहीं पाएगा। तो देखते हैं आप पचा पाओगे नहीं पचा पाओगे। लेकिन खाना तो मैं आज इसका पूरा खिला ही दूंगा आपको। मतलब 11 के 11 इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो ऑफ स्टडीज का टेक्स्ट करेंगे, फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। तो इसका पहला टेक्स्ट, अब ये जो फर्स्ट टेक्स्ट है इसका, इसमें हम नॉर्मली मतलब बात करेंगे कि ऑफ स्टडीज का स्टार्टिंग है ऐसी, मतलब जो लेके चल रहा हूं मैं, यही स्टार्टिंग है। तो फर्स्ट इसका टेक्स्ट लेटिन यूज करने वाला महान, देखो लेटिन वो व्यक्ति हुआ करते थे राइटर, जो बहुत, जैसा हमारे यहाँ किसी को संस्कृत का ज्ञान हो जाए तो इसका मतलब वो बड़ा विद्वान होता है। तो इंग्लिश तो अच्छी है ही, लेटिन भी अच्छी थी। बेकन की एसेइस्ट है, और इसे फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी कहा जाता है। फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसे का जन्मदाता है इंग्लैंड के अंदर। हालांकि अगर वर्ल्ड की बात करें हम, और वहां करें कि फादर ऑफ एसेइस्ट, अगर आपसे कोई पूछ ले, दोनों में देखो अंतर समझ लेना। फादर ऑफ एसेइस्ट इसका मतलब एसे का पिता, तो वो तो होगा मोंटेन, जिसे ये अपना आदर्श मानता था बेकन।
तो मोंटेन है फ्रांस का, तो वो था एक तरीके से मतलब एसेइस्ट, फादर ऑफ एसेइस्ट। और अगर फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट की बात करेंगे तो ये बेकन है। और सेकंड फादर अगर कह दे इंग्लिश एसेइस्ट का तो वो एडिसन हो जाएगा। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट किसे बोलेंगे, वो चार्ल्स लैम्ब है। तो ये भी हमें मतलब एक जगह कहीं मैंने लिखे होंगे तो वहां पे आपको मिल भी जाएंगे। ये उसमें मिलेंगे आपको, जो लिटरेरी टर्म्स वाला मेरी वीडियो है वहां मिलेंगे, जिसमें सोनेट के बारे में, एसे के बारे में बातें होती हैं। तो ये स्टार्टिंग है और पहली स्टार्टिंग लाइन है, इंपोर्टेंट भी है। और देखो एक चीज आपको खासियत मिलेगी ओप स्टडीज में, इस ऐसे के अंदर जो बैकन है वो मोस्टली तीन तीन बातों को जिक्र करेगा, तीन मुद्दे उठाएगा हर बात पे, और उन तीनों का आंसर देगा। ये बात करेगा, मैं आपको एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं पूरे ऐसे का। वो कहेगा कि भाई स्टडी के क्या फायदे हैं, आपको बताएगा स्टडी के मतलब किताबें पढ़ने के फायदे बताएगा। फिर ये भी बताएगा कि भाई तीन फायदे बताएगा। फिर कहेगा अगर हम ज्यादा स्टडी करने लगे तो वे तीन फायदे नुकसान में कैसे चेंज हो जाएंगे, मतलब उसके एडवांटेज भी बताएगा। फिर कहेगा डिसएडवांटेज कैसे हो सकते हैं। उसके बाद वो बताएगा कि भाई हमें किताबें किस किस तरीके की, तीन तरीके की किताबें बताएगा आपको, कि भाई ऐसी ऐसी किताबें होती है जिन्हें हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। वो वही तीन वाला परफॉर्मा जो है वो यूज करेगा अपने पूरे एसेज के अंदर। तो यहाँ पर वो स्टार्ट करेगा और कहेगा कि स्टडी के ये फायदे। एक चीज और जोड़ेगा इसमें, हालांकि इसका टाइटल होना चाहिए था स्टडी एंड एक्सपीरियंस, ये होना चाहिए था मेरे अनुसार, क्योंकि इसने स्टडी के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी बात करी है। देखो अनुभव, दो चीज होती है, एक बंदा है जो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता है, एक बंदा है कि वो एक्सपीरियंस मतलब वो जा करके उस काम को करता है। तो ये तो हमें सिखाया गया है। आप बीएड करिए आपने, आप यूपी टेट सी टेट का जब एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां सिखाया जाता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा समझ कब आती है, अच्छा पढ़ाने से नहीं आएगी, अगर आप प्रैक्टिकली नॉलेज उसे दे दो, मतलब वहीं जा करके अगर वो सीखे। तो एक्सपीरियंस और स्टडी इन दोनों का कंपैरिजन कराए, दोनों को कहता है कि दोनों ही जरूरी है इस लाइफ में। स्टडी भी अधूरी है विदाउट एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस तो विदाउट स्टडी हो ही नहीं सकता। तो दोनों चीजों को हमें होना चाहिए, तभी एक परफेक्ट पर्सन बन पाएगा, ऐसा कहना है। और वो चीज हम इसी में ही देख लेते हैं। आप माइंड में बस ये बात फिट करके चलना। तो स्टडी के बारे में देखो क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। वो कहता है स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इसने एक लाइन बोली, इसके अंदर बात कितनी छिपी हुई है, मैं इस पे पूरा पेज भर दूंगा इस लाइन पर। तो इस लाइन को वो बोलता है स्टडी सर्व करता है, सर्व करती है डिलाइट, मतलब स्टडी से हमें खुशी मिलती है। और स्टडी से ऑर्नामेंट वाला काम भी करती है स्टडी। स्टडी ऑर्नामेंट होता है आभूषण, जैसे कोई लेडी है वो आभूषण लग के वो सुंदर हो जाती है, मतलब आप डेकोरेट करना हो गया ना एक तरीके से, तो ऑर्नामेंट आता है। तो आभूषण की तरह भी स्टडी फायदा करती है, सर्व करती है, डिलाइट भी देती है, ऑर्नामेंट आभूषण, और एबिलिटी भी बढ़ाती है, योग्यता। तो स्टडी के तीन फायदे बताए, एक तो ये खुशी देती है, दूसरा ये ऑर्नामेंट, इसका मतलब हमें सुंदर बनाएगी, अब किसे बनाएगी वो देखते हैं, एबिलिटी मतलब योग्यता। अब मैं अलग से बताऊंगा आपको, अब ये तीनों बातों को कैसे यूज करेगा इसे बताएगा भी इसी। अब मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, ये आपके सामने टेक्स्ट है, इसका मतलब जू का तू है, और इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि बैकन एक बात बोल के खुद आगे टेक्स्ट को फिर एक्सप्लेन करता है, पहले बात कह जाता है फिर एक्सप्लेन करता है, लेकिन मैं इसी में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आगे वाला जो टेक्स्ट है वो अपना आप ही क्लियर हो जाएगा आपके। वो कहता है डिलाइट, खुशी जो होती है उसके लिए, तो खुशी से मतलब ये है कि जैसे सपोज करो आपने किताबें पढ़ ली है, अब आपका मन दुखी है या आप परेशान हो, आप अकेले हो कहीं, तो आप दुखी हो, तो आप एक काम आप ऐसा कर सकते हो, किताबें पढ़ के अपने एकांतपन को, दुखीपन को खुश कर सकते हो अपने आप को। इसका मतलब जैसे ये तो वो टाइम था ना उस समय इतना ज्यादा ये मूवी वगैरह, टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये सब चीजें नहीं, किताबें ही सोर्सेज हुआ करती थी एंटरटेनमेंट की भी। तो इसका मतलब किताबें हमें खुशी देती है, आप अपने आप को किताबों में करके अपने दुख को, परेशानी को खुश कर सकते हो। तो स्टडी का ये फायदा बताया एक। दूसरा ऑर्नामेंट, मतलब आप बोलते हो, देखो एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे पढ़ा नहीं है, ये तो आप भी जानते होंगे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे तरीके से बोलता है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता। तो वो ऑर्नामेंट आभूषण जो कह रहा है ना, आपकी लैंग्वेज को ऑर्नामेंट पहना देगा स्टडी। मतलब स्टडी का एक फायदा ये है कि एक इंसान अनपढ़ है वो बात कर रहा है, एक पढ़ा लिखा है, तो जो पढ़ा लिखा है उसकी लैंग्वेज में ऑर्नामेंट डेकोरेटेड हो जाएगी, अच्छी लगेगी वो सामने वाले को, तो ये भी एक बेनिफिट है। तीसरा वो एबिलिटी कह रहा है,
अगर आप कोई अपने बिजनेस का निर्णय, आप किसी भी चीज का निर्णय लेने जा रहे हो, तो आपकी एबिलिटी को बढ़ाती है स्टडी। जिसने अध्ययन ज्यादा करा होगा उसका निर्णय अच्छा होगा। और मैं एक चीज और बता दूं, आप में से कुछ ये भी कह देंगे, सपोज करो एक अनपढ़ व्यक्ति, मतलब मेरी मदर है, वो अनपढ़ है और मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन कुछ निर्णय उनके अच्छे हैं और वो मेरे अच्छे नहीं है। तो आप ये कहोगे देखो जी, ये तो अनपढ़ जो है, इनकी तो एबिलिटी अच्छी है। आप इसे इस वे में ना लेके चलो। अब मैं दूसरी तरह से बताता हूँ। वो ठीक है, उनके निर्णय अच्छे हो सकते हैं मुझसे, वो अनपढ़ है, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी होती, भाई वो तो उनका स्टार्टिंग का बेस जन्मजाति गुण है ना उनके अंदर, तो अगर वो पढ़ी लिखी होती तो जो आज निर्णय ले रही है वो उससे अच्छा ले पाती। और जो मैं पढ़ा लिखा होकर निर्णय ले रहा हूं, अगर मैं अनपढ़ होता तो जिस लेवल का निर्णय ले रहा हूं उससे बुरा ले पाता। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये एबिलिटी बढ़ाती है स्टडी, ये ऑर्नामेंट आभूषण, मतलब और अच्छी लैंग्वेज आपकी बनेगी, और डिलाइट देगी और खुशी देगी। ऐसे तो अनपढ़ की भी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर वो वही अनपढ़ व्यक्ति स्टडी कर ले तो और अच्छी हो जाएगी। ये बात कही गई है। तो स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो तीन फायदे बता दिए स्टडी के, कि वो हमें अगर दुखी है तो खुशी देती है, ऑर्नामेंट हमारी लैंग्वेज को अच्छा बना देती है, एबिलिटी हम कोई निर्णय वगैरह भी ले सकते हैं इजीली। तो ये फायदा करती है स्टडी। तो देर आर थ्री एडवांटेज ऑफ स्टडीज। इट इज सेड बाय फ्रांसिस बेकन इन द स्टार्टिंग लाइन ऑफ दिस। और ये इसका इम्पर्सनल एसे है। पर्सनल एसे और इम्पर्सनल एसे, पर्सनल अपनी लाइफ से जुड़े हुए, जैसे चार्ल्स लैम्ब लिखा करता था, उसका ड्रीम चिल्ड्रन आप पढ़ो, उसका कॉन्वलसेंट पढ़ो, तो उसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से अपनी लाइफ के बारे में बताता है। तो वो होते हैं पर्सनल एसे। ये है इम्पर्सनल एसे। इसमें बेकन अपने बारे में नहीं बता रहा है, वो एक टॉपिक उठाएगा बाहरी, ऑफ स्टडी ले लिया उसने, ऑफ ट्रूथ ले लिया, ऑफ ट्रेवल ले लिया, ऐसे कोई टॉपिक लेगा, उनके ऊपर बताएगा, ट्रेवलिंग के बारे में बताएगा, ट्रुथ के ऊपर बताएगा, या फिर स्टडी के ऊपर बता रहा है। तो ये होते इम्पर्सनल ऐसे। अगर इसे हम पोइट्री में बोले तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दो वर्ड होते हैं। सब्जेक्टिविटी जब अपने बारे में बात करें, ऑब्जेक्टिविटी बाहरी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन में, इसका सेकंड टेक्स्ट, तो वो है देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन। वहीं आगे बात चल रही है, जैसे फर्स्ट में आपने जो पढ़ा था ना, उसी से सेकंड है जुड़ा हुआ। तो अगर हम सेकंड को देखते हैं, देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस। इसमें कहा गया है कि इनका जो चीफ यूज है ना, यहाँ देयर स्टडी के लिए आया हुआ है, अध्ययन का, किताबों का। इनका जो मुख्य यूज है डिलाइट पे। उसने तीन बात बोली थी ना, डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी। अब वो देखो तीनों को खोल रहा है, जो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ। वो डिस्क्लोज कर रहा है एक एक करके, मतलब डिटेल में बता रहा है आगे। ये आदत है बैकन की। वो पहले एक बात बोल देगा और फिर उसे डिटेल में बाद में बताएगा। तो वो मैं बता चुका हूं, तो वही बात आएगी। इनका जो चीफ यूज है ना डिलाइट में, वो कहता है इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। वो प्राइवेटनेस और रिटायरिंग में होता है। प्राइवेटनेस अकेलापन, रिटायर होना भी वो होता है जब हम दुनिया से अलग हो जाए। जैसे रिटायर हो गया ना, जॉब से रिटायर हो गए, तो यहाँ मतलब है दुनिया से एकांत में पहुंच जाए रिटायर होकर के। प्राइवेटनेस हो गया अपने आप में, मतलब जब अकेला होता है इंसान तो डिलाइट देती है स्टडी। इसका मतलब जब आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल अलग हो, जैसे एलाइनेशन होता है, तो आप अलग हो, आपका किसी से मतलब नहीं है, तब डिलाइट देती है किताबें। तो आप अकेले किताबों में दोस्त ढूंढ सकते हो और खुशी प्राप्त कर सकते हो। सेकंड थिंग, फॉर ऑर्नामेंट। अब वो बता रहा है कि ऑर्नामेंट में क्या फायदा है। उसने तीन बात बोल तो दी, अब उन्हें क्लियर भी कर रहा है आपके सामने कि भाई डिलाइट तो ऐसे मिलेगा, और ऑर्नामेंट वाली बात बोल रहा है। ऑर्नामेंट इज इन डिस्कस। डिस्कस माने बातचीत करने में। ऑर्नामेंट आभूषण, मतलब हमारी बातचीत की जो लैंग्वेज है वो आपकी डेकोरेटेड हो जाएगी, अच्छी लगेगी। एंड फॉर एबिलिटी, अब वो तीसरी बात बोल रहा है, एबिलिटी कैसे है, इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। जजमेंट में, और डिस्पोजिशन होता है व्यवहार, बिजनेस के व्यवहार में, उसका जजमेंट करने में, उसमें आपकी एबिलिटी बढ़ा देती है स्टडी। तो स्टडी के तीन फायदे बताए पहले टेक्स्ट में, कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट और ऑर्नामेंट और एबिलिटी। अब बताया डिलाइट कब करेगा, जब अकेला व्यक्ति हो जाएगा तो डिलाइट, मतलब एकांत में है, अकेला है, कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अकेले में जाकर के डिलाइट लेगा। ऑर्नामेंट कैसा होगा, कि वो बोलने का तरीका उसका बहुत अच्छा हो जाएगा, वो ऑर्नामेंट है। और एबिलिटी बता दिया कि वो निर्णय बड़े एबिलिटी के साथ लेगा, मतलब एक बहुत ही सक्षम, बहुत ही कुशल, स्किलफुल जजमेंट ले पाएगा अपने बिजनेस के थ्रू या किसी भी मामले में। उसके जजमेंट अच्छे होंगे अगर वो स्टडी करता है। तो ये तीन फायदे
और कैसे कैसे वो डिटेल में कर दिया। तो दो तो ये करा उसने। फिर कहता है फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। अब उसने तीनों में से लास्ट वाला पकड़ लिया, जजमेंट वाला, एबिलिटी वाला। अब उस बात को देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ये स्टडी के साथ साथ एक्सपीरियंस को भी लेके चलेगा और दोनों को सिमिलर कर देगा। बल्कि लास्ट में तो ये एक्सपीरियंस को स्टडी से ऊपर उठा देगा। जब भी तो मैं आपसे कह रहा था कि इस टाइटल होना चाहिए था स्टडी एंड एक्सपीरियंस। अब देखो ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है जो एक्सपर्ट मैन होते हैं। अब एक्सपर्ट कौन होगा? जो बार बार किसी काम को कर लेगा वो एक्सपर्ट हो गया ना। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एक बुक देता हूं और उस बुक में आप ये पढ़ो कि भाई गाड़ी कैसे चलाई जाती है, कार को चलाने का तरीका। तो आप किताब से पढ़ रहे हो। और दो इंसान है, एक इंसान ने बुक ले ली और वो पढ़ रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे पहले क्लीच दबाया जाता है, क्लीच दबाने के बाद में क्लीच, फिर फर्स्ट गियर आप लगाओगे, फिर क्लीच धीरे धीरे आप उठाओगे और थोड़ी हल्की हल्की रेस दोगे आप, तो गाड़ी चल पड़ेगी। मतलब ऐसे एक तो बताया जा रहा है और एक इस चीज का एक्सपीरियंस कर रहा है, प्रैक्टिकली कर रहा है। तो कौन जल्दी सीख पाएगा? अब वैसे मैं अगर अपनी तरफ से बोलूं तो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो ज्यादा अच्छा कर पाएगा। लेकिन बेकर का कहना यह है कि हमें स्टडी किताबों से पढ़ करके फिर उसमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो तब हम ज्यादा परफेक्ट होते हैं। बात सही है भाई, उसमें तो कोई ना कोई व्यक्ति तो बताएगा ना, वो गाइड करेगा उसे। लेकिन किताब से पढ़ करके, जैसे आजकल क्या हो रहा है, सारी चीजें यूट्यूब वगैरह पे चल रही है, तो आप उसमें देखते हो जैसे घर में लेडीज जो है खाना वाने नए नए डिशेज बनाती है, तो वो उसमें देख करके फिर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो तब वो अच्छी तरीके से हो जाता है, एक झटके में नहीं बन पाता। दो चार बार करते तो उसे एक्सपीरियंस कहते हैं। कुछ बिना देखे अपना आप ही बनाने लगे, वो भी गड़बड़ करते हैं। तो कुल कुल मिलाकर के स्टडी एंड एक्सपीरियंस दोनों चीजों की बात की जा रही है यहाँ पर। वो कहता है एक्सपर्ट मैन जो होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी चीज को। एग्जीक्यूट करना होता है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करना, व्यवस्थित करना, चालू करना, मतलब किसी भी काम को कर सकते हैं। एंड परहैप्स जज ऑफ अ पर्टिकुलर, वो चीजों का जजमेंट भी कर सकते हैं, भाई इसे कर ले इसे कर ले, ठीक है ना। वन बाय वन, एक एक करके वो पर्टिकुलर्स होते हैं विवरण, मतलब चीजों को, उनको जजमेंट कर सकते हैं। और एक्सपर्ट मैन के लिए बोला जा रहा है, मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, वो चीजों को पकड़ लेते हैं। जैसे अभी मैं किचन की बात कर रहा था कि भाई हम इन चीजों को ले, इतना जीरा ले, इतना हल्दी ले, इतना ये ले, वो कर सकते हैं इस काम को इजीली। वन बाय वन, एक एक करके चीजों को जज भी कर लेंगे और काम को एग्जीक्यूट भी कर लेंगे, मतलब उसे चालू भी कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। इतना तो कर देंगे। अब लेकिन एक बात बोली उसने, बट द जर्नल काउंसिल्स, लेकिन एक जर्नल काउंसलिंग होती है, सलाह, एक अच्छी सलाह। एंड द प्लॉट्स, प्लॉट्स होती है योजनाएं। एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर, और मामले को मार्शलिंग करना, व्यवस्थित करना, किसी भी मामले को अच्छे से व्यवस्थित करना, कम्स बेस्ट फ्रॉम दोज, उन व्यक्तियों से ज्यादा अच्छा आता है दैट आर लर्नेड, जो लर्नेड है, मतलब पढ़े लिखे हैं। भाई एक एक्सपर्ट मैन कर तो सकता है, लेकिन लर्नेड मैन जो होता है उससे ज्यादा वो ज्यादा अच्छे प्लॉट बनाता है, योजनाएं, मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, मामलों को मार्शलिंग करना, व्यवस्थित करता है, बढ़िया। और जनरल काउंसलिंग, अच्छी सलाह, अच्छी सलाह भी उस व्यक्ति से ज्यादा, वो ज्यादा अच्छा कर पाएगा जो लर्नेड है। अब लर्नेड का मतलब है यहाँ पे पढ़ा लिखा। तो जो पढ़ा लिखा है, मतलब जिसने स्टडी करी है, वो ज्यादा अच्छा कर पाएगा। उसने देखो ये तो बोल दिया एक्सपर्ट मैन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो कर सकते हैं। भाई मेरी मदर है, वो अच्छा खाना बना सकती है, मक्का की रोटी है वो इजीली बना देंगी, उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है, वो एक्सपीरियंस से बना रही है, ठीक है। लेकिन मैं, अगर कोई मतलब एबल व्यक्ति है, तो वो पढ़ करके, जो पढ़ा लिखा है और फिर वो एक्सपीरियंस करे, वो अच्छी सलाह दे सकता है क्योंकि उसे जानकारी है। वो दो चार पांच बातें ऐड कर देगा क्योंकि उसने एजुकेशन ली है, वो लर्निड है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो अच्छी सलाह, अच्छी योजनाएं और मामलों को अच्छे व्यवस्थित तरीके से, ये सारे काम कम बेस्ट अच्छे आते हैं फ्रॉम दोज, उनसे दैट आर लर्निड, जो लर्निड है। तो जो लर्निड है उनसे ये चीजें ज्यादा अच्छी आती है। एक्सपर्ट मैन कर तो सकता है लेकिन ज्यादा अच्छा कर सकता है। अगर माई माई मदर, अगर शी यूज टू बी लर्निड, अगर वो लर्निड हुआ होती, तो क्या होता कि मतलब फिर वो और अच्छा कर पाती, वो ज्यादा अच्छा कर पाती। लेकिन अब वो कर जरूर रही है क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर हो चुकी है। लेकिन अगर लर्नेड होती तो और भी अच्छा कर पाती, ये वाली बात। और यही मुद्दा है बैकन का इस पूरे ऐसे में, वो यही बताना चाह रहा है कि पढ़ लिख करके हम एक एक्सपीरियंस वाले से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो दोनों चीजें होना जरूरी है, मतलब लास्ट में तो वो इसी चीज को फोकस करेगा।
अब देखो वो क्या कहता है, अब इसका उसने पलट कर दिया। जैसे मैंने कहा ना, ये जब आप एलटी ग्रेड का मेंस देने जाओगे ना इसका, जब इसका मेंस दोगे तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। वहां पर आता है, वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस स्टडी। ज्यादा स्टडी अगर करे तो उसका डिसएडवांटेज क्या है अकॉर्डिंग टू बेकन, या व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडी, या व्हाट आर द थ्री बेनिफिट्स ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू बेकन। बेकन के अनुसार तीन फायदे कौन से हैं, बेकन के अनुसार तीन नुकसान कौन से हैं स्टडी के। स्टडी के नुकसान नहीं कह रहा वो, एक्सेस ऑफ स्टडी, ज्यादा अगर पढ़ ले तो क्या। तो देखो कभी कभी क्या होता है, ये तो आपने एक कहावत सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। जैसे हम कहने लगे भाई दूध के तो बहुत फायदे हैं, लेकिन ज्यादा दूध भी पियेंगे तो भी नुकसान हो जाएगा ना आपके। क्या है कि लूज मोशन कर देगा या कोई भी नुकसान, मतलब कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। ज्यादा चीज करने का भी नुकसान हो जाता है, चाहे वो अच्छी ही चीज की भी अधिकता बुरी है। ये तो ऑलरेडी मतलब एक मैक्सिम है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर ज्यादा स्टडी करें तो क्या नुकसान हो जाएंगे, वो आपने सोचे नहीं होंगे, लेकिन अब ये बता रहा है। ये तीन ही बात को, जो तीन बात लेके चला था ना, उसे ही आप समझ के चलो। इसने क्या लिया था, पहला डिलाइट लिया था कि भाई खुशी देता है, अगर आप अकेले हो परेशान हो पढ़ लो तो खुशी मिलेगी। उसी का दूसरा रूप उसने दिया है कि ज्यादा पढ़ने से आलस्य आ जाता है। स्लोथ बोला उसने, स्लोथ माना आलस्य। तो देखो क्या कहता है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी स्लोथ। अगर ज्यादा समय हम स्टडी में दे दे, अध्ययन करने लगे पढ़ने लगे, तो स्लोथ हो जाएगा, आलस, मतलब आप आलसी से हो जाओगे। आपने देखा भी होगा जब आप ज्यादा पढ़ते होंगे तो मतलब ऐसा बस फिर पढ़े ही रहते होंगे तो ऐसा आलस, एक्टिवनेस तो खत्म हो जाती है। पढ़ाई एक्टिवनेस को खत्म करती है, क्योंकि जब किताबों में ज्यादा बड़े रहते हैं ना तो हम एक्टिव नहीं रह पाते। तो ये कह रहा है कि ज्यादा पढ़ने से स्लोथ आ जाएगा, आलस, लेजीनेस। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, ज्यादा स्पेंड करना समय स्लोथ हो जाता है। टू यूज देम टू मच, अगर हम उसे ज्यादा यूज करें, मतलब जो आपने अध्ययन कर लिया उसे आप अब ज्यादा यूज कर रहे हो, हर जगह उसे यूज कर रहे हो फॉर ऑर्नामेंट के लिए। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट तो वही था ना लैंग्वेज का ऑर्नामेंट, जब हम बोलते हैं तो फूल से झड़ते हैं, ये बोल बताया था मैंने आपको कि भाई क्या तीन फायदे हैं। देखो उन्हीं तीन फायदों को ही पकड़ा है और उन्हीं से ही नुकसान बना दिए उसने। वो तीन तीन बात लेके चल रहा है, मैंने आपको बताया भी था। उसने कहा था डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, तीन फायदे होते हैं। और डिलाइट खुशी, अब उसने तीनों का लॉजिक भी दिया। अकेले हो परेशान हो तो अकेले में पढ़ लो, डिलाइट मिलेगा। उसने कहा कि आप बोल रहे, कहीं बोलना चाह रहे हो तो ऑर्नामेंट, आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी। फिर उसने एबिलिटी, अगर कोई निर्णय लेना है तो एबिलिटी से अच्छा हो जाएगा। अब वो तीनों के नुकसान बता रहा है ज्यादा स्टडी करने से। अगर आप ज्यादा स्टडी करके आप डिलाइट लेना चाह रहे थे, लेकिन आप ज्यादा पढ़ने लगे तो डिलाइट की जगह क्या होगा, आलस्य आ जाएगा आपको, लेजीनेस। अब वो दूसरी बात, आप ऑर्नामेंट में यूज कर रहे थे स्टडी को। ऑर्नामेंट में कैसे यूज कर रहे थे कि भाई मैं आभूषण, मतलब आपने ये यूज करा कि लैंग्वेज मेरी बोलने का तरीका जो है वो एक बहुत बेहतरीन लगेगा, मेरे मुंह से फूल से झड़ेंगे। ये मैंने बताया भी था, ये फायदा है स्टडी का कि जो पढ़ा लिखा होता है वो अच्छा बोलता है। लेकिन अगर आपने ज्यादा पढ़ाई वाले वर्ड ज्यादा यूज करने चालू कर दिए तो आपकी जो भाषा है ना वो आर्टिफिशियल लगने लगेगी। कहते हैं कि बहुत से, अरे इससे तो कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया, ज्यादा ही एक्चुअली बेसिकली आप ये वाले वर्ड ज्यादा यूज कर रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि यार कितनी बनावट आ गई है इस व्यक्ति में। तो वो वाली बात बोलना चाह रहा है वो। कह रहा है कि टू यूज देम, हम इन्हें अगर ज्यादा यूज करें, देम से मतलब है स्टडी को, किताबों को, पढ़ाई को। देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, अगर हम इसे ऑर्नामेंट के लिए यूज करें। अब ऑर्नामेंट आभूषण है, मतलब लैंग्वेज वाली, अगर हम भाषा में इसे ज्यादा यूज करें तो क्या होगा, इज एफेक्टिएशन। एफेक्टिएशन होती है बनावट, एफेक्टिएशन होता है वर्ड बनावट, ढोंग। तो फिर वो ढोंगी सा लगने लगा, शो ऑफ करने लगोगे आप। अरे देखो कितना शो ऑफ कर रहा है, आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे ज्यादा इंग्लिश बीच बीच में ज्यादा यूज करना, अपने आप को मतलब ज्यादा वो करते, तो उस वो थोड़ा बनावटी से लगने लग जाता है, तो वो बनावटी लगेगा, जमीनी नहीं लगेगा, मतलब ये कहना चाह रहा है। अब तीसरी बात, टू मेक जजमेंट होनली बाय देयर रूल्स। अगर आप सारे जजमेंट, जो एबिलिटी थी ना आपकी योग्यता, सारे किताबों के ऊपर ही जजमेंट लेने लगोगे, तो इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। तो ये एक विद्वान व्यक्ति जैसा हो जाता है ना, उसका ह्यूमर माने होता है सनक। तो हंसी भी होती है, खुशी के लिए भी आता है ह्यूमर, और सनकी के लिए भी आता है ना ह्यूमरिस्ट। तो ये उसकी सनक कहलाई जाएगी। जैसे आपने मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन को देखा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन।
किताबी ज्ञान ज्यादा लेकर के वो सनक हो जाती है ना बहुत ज्यादा, कि भाई नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ पढ़े लिखे जैसे रिटायर्ड फौजी आ जाते हैं, इंग्लिश में बात करेंगे आपसे, ठीक है ना, और उनकी सनक सी आ जाती है। तो ज्यादा ही निर्णय आप बिल्कुल किताबी ज्ञान पे लेने लगो, आप प्रैक्टिकली नॉलेज ना करो, तो फिर सनक हो जाएगी। तो आपको ये तीन जो टेक्स्ट थे, मतलब जो अब तक हमने तीन चार टेक्स्ट करे हैं, तीन बात देखी आपने। सबसे पहले बताया स्टडी के तीन फायदे, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। तो डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, तीन बात बताई। फिर उसे खोल दिया कि भाई डिलाइट कैसे है। डिलाइट है कि हम अकेले हैं तो पढ़ लो, डिलाइट मिल जाएगा। ऑर्नामेंट कैसे है कि भाई हम बात कर रहे हैं पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा अच्छी बात करेंगे, किताबी ज्ञान है अगर। और अगर हम कोई निर्णय लेना है और किताब भी उसमें जुड़ जाए, मतलब पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति, तो वो ज्यादा अच्छे निर्णय ले पाएगा। तो ये तीन फायदे और उनकी डिटेल बता दी थी। फिर बताया कि भाई अगर ज्यादा एक्सेस हो जाए पढ़ाई, तो ये तीनों चीज जो कि तू मतलब गलत हो जाएगी। जो हम डिलाइट मिल रही थी वो आलस्य हो जाएगा, और जो ऑर्नामेंट में हमारी लैंग्वेज अच्छी हो रही थी और ज्यादा करने लगे उसे, तो वो बनावटी हो जाएगी। और जो हम योग्यता थी ना हमारी निर्णय लेने की, अब हम बिल्कुल विद्वान की तरह हर चीज किताबी ज्ञान को लगा करके करे, तो वो क्या है, बड़ा सनकी व्यक्ति है, हर चीज सनक हो जाएगी वो हमारी। तो तीनों के लॉस भी बता दिए, डिसएडवांटेज भी बता दिए ओपी स्टडी में बैक करने। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। अब देखो इसने एक्सपीरियंस का फर्स्ट टाइम यूज करा है, और मैं आपसे बोल ही रहा था कि इस चैप्टर में एक्सपीरियंस का इसने बहुत बड़ा योगदान बताया है। और बाद में तो एक्सपीरियंस को स्टडी से भी ऊपर बता दिया, जबकि नाम चैप्टर का ऑफ स्टडी है। अब ये कहता है कि दे यहाँ पर किताबों के लिए आया है। दे परफेक्ट नेचर, जो किताबें होती है वे हमारे नेचर को परफेक्ट बनाती है। मतलब हमारा जो नेचर है, ह्यूमन नेचर है, उसे परफेक्ट करती है, तो बात ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। लेकिन इन किताबों को परफेक्ट किया जाता है एक्सपीरियंस के द्वारा। मतलब इन किताबी ज्ञान को हम एक्सपीरियंस के माध्यम से परफेक्ट कर सकते हैं। भाई वे हमारे नेचर को तो परफेक्ट बनाएगी, लेकिन हमारा जो नेचर है, जो हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, नेचर हमारा परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसे एक्सपीरियंस से हम उससे परफेक्ट करेंगे। तो एक्सपीरियंस जरूरी है। आपने सीख तो लिया ये चीज कैसे बनेगी किचन में ये चीज, लेकिन उसे एक्सपीरियंस से ही तो आप परफेक्ट कर पाओगे, ये बताया गया है। और क्योंकि जो नेचुरल एबिलिटीज होती है ना, भाई नेचुरल एबिलिटी तो पैदा कर दी हमारे अंदर किताबों ने, लेकिन एक बात कही गई है कि नेचुरल एबिलिटीज होती है नेचुरल प्लांट्स की तरह, पौधों की तरह। अब देखो वो एक बात बताना चाह रहा, अलग से समझ लो पहले। वो ये कहता है कि हमारे अंदर एबिलिटी आ गई, योग्यता, किताब पढ़ करके हमने सीख लिया कि अच्छा ये चीज हम ऐसे बना देंगे, कार हम ऐसे सीख लेंगे, रोटियां हम इस तरीके से बना लेंगे, ये वाली डिश हम ऐसे बना लेंगे, गाजर का हलवा हमने सीख लिया कि किताबों से भाई ऐसे बन जाएगा। लेकिन उससे वो कहता है कि ये तो हमारे अंदर नेचुरल एबिलिटी पैदा तो कर दी किताबों ने, कि भाई हमारे अंदर ज्ञान आ गया, ये चीजें ऐसे बन जाएगी। ये ज्ञान बिल्कुल ऐसे है जैसे एक नेचुरल प्लांट होता है। मतलब जैसे आपने देखा हो ना, पौधे उगाते हैं, तो पौधे कभी बेढंगा चलेगा, कोई इधर को चलेगा, कोई उधर को चलेगा, कोई ऊपर को ही चलता चला जाएगा सीधा, और कोई झुका रहेगा तो झुका ही चलेगा। तो उसे आपने देखा होगा, जब कभी आप पौधे लगाओ, वे बड़े होते हैं तो उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, कटिंग सेटिंग करनी पड़ती है, कटाव छटाव जो करते हैं ना, उससे वो एक तरफ को चलते हैं। आप उसे अच्छे तरीके से करोगे तो इधर को चढ़ा दो, बेल को हम कभी इधर को चढ़ा देते हैं, इधर को। तो वो तरीका जो है वो है एक्सपीरियंस। तो आपकी एबिलिटी उस नेचुरल प्लांट्स की तरह है, जिसे उस कैंची की जरूरत है, एक्सपीरियंस रूपी, जो उसे तरीके से कटाव छटाव करके सही दिशा में ले जा सके, ये कहना चाह रहा है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। फॉर, क्योंकि नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। उसने कहा नेचुरल एबिलिटी जो होती है ना, वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है, दैट नीड प्रूनिंग, जिसे प्रूनिंग माने ट्रिमिंग की जरूरत होती है, मतलब कटाव छटाव की जरूरत होती है, बाय स्टडी के द्वारा, बाय स्टडी एंड स्टडीज themselves do give forth directions to much at large except they be bounded in by experience। उसने कहा स्टडी जो होती है ना, themselves do give forth direction, वो आगे को डायरेक्शन देती है। हमारी अंदर नेचुरल एबिलिटी है, उसे हम आगे को कब बढ़ाएंगे, स्टडी से। उसने कहा उसे कटाव छटाव की जरूरत है, जैसे पौधे को कटाव छटाव की जरूरत है, तो हमें स्टडी के माध्यम से हम अपनी उस एबिलिटीज को क्या करेंगे, फोर्थ डायरेक्शन, फोर्थ माने आगे दिशा में बढ़ा देंगे, टू मच एट लार्ज, आगे तक बढ़ा देंगे,
और वो बढ़ेगा एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। वे सिवाय इसके कि वे एक्सपीरियंस से बाउंडेड होनी चाहिए। इसका मतलब एक्सपीरियंस से बाध्य होनी चाहिए, उनके अंदर एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो स्टडी एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एसेंशियल टू ग्रो आवर एबिलिटी। हमारी एबिलिटी, हमारा ज्ञान, हमारी नेचुरल एबिलिटीज एक प्लांट की तरह है जिसमें कैंची चाहिए स्टडी की, और वो स्टडी बाउंडेड होनी चाहिए एक्सपीरियंस से। तभी हमारा वो पौधा एक अच्छे डायरेक्शन में जा पाएगा। पौधा मतलब एक तरह से हम हैं, और उस पौधे की एबिलिटी जो हमारे अंदर है, जो उसके पत्ते निकल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जाने, तो उसे एक ट्रिमिंग की आवश्यकता है। स्टडी रूपी कैची चाहिए, और वो स्टडी रूपी कैची एक्सपीरियंस से बाउंडेड होनी चाहिए, अन्यथा आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ये कहना है फ्रांसिस बेकन का। नेक्स्ट देखो, अब उसने कहा कि भाई कुछ इंसान धरती पे तीन प्रकार के इंसान हैं। मैंने आपको बताया ना, तीन ही चीजों को लेके चलेगा ये शुरू से आखिर तक। कहता है भाई तीन तरीके के इंसान होते हैं। एक तो बहुत बुरे, जो स्टडी को निंदा करते हैं, अरे पढ़ना वढ़ना नहीं चाहिए, ऐसे भी बता रहा है। तो कह रहा है क्राफ्टी मैन, क्राफ्टी वन धूर्त, मूर्ख। जो मैन होते हैं ना, वो कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं स्टडी की। जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो स्टडी की निंदा करते हैं, अरे पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं है। सिंपल मैन, और जो साधारण व्यक्ति होते हैं, कॉमन पर्सन, वो एडमायर करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन, और बुद्धिमान व्यक्ति यूज है, इनका यूज करते हैं। हालांकि आजकल स्टडी को कोई भी कंडेम नहीं करता, लेकिन ये बात है 17th सेंचुरी की। इसका मतलब 1600 के आसपास की बात है। उस समय इसका मतलब हो गया आज से 425 साल के लगभग, 400 साल पहले। तो उस समय स्टडी को ऐसा भी मानते थे, अरे क्या फायदा है किताबों का। अब तो हमें ऐसा लगता है कि स्टडी से, क्योंकि हम जॉब की तरफ को चलते हैं ना, वहां उस समय जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इन चीजों का ज्यादा नहीं थी वैल्यू। तो वहां पे क्या था कि भाई खेती बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अपने बिजनेस कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो स्टडी का मतलब कोई इतना बड़ा बात नहीं है। तो स्टडी की बहुत व्यक्ति मना करते थे, लेकिन आज का टाइम तो खैर अलग ही है। अब तो कोई भी नहीं करता, इसकी कंडेम कोई नहीं करता। कोई गरीब है क्या, सभी है, सभी से मतलब एडमायर तो करते ही है, कम से कम प्रशंसा। लेकिन तब की बात थी, बेकर ने लिखा है ऐसे, वो कह रहा है क्राफ्टी मैन, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, धूर्त व्यक्ति होते हैं, वो कंडेम करते हैं, स्टडी की निंदा करेंगे, अरे बेकार है। सिंपल मैन जो होते हैं वो उसकी एडमायर कर देते हैं, ठीक है भाई स्टडी अच्छी है, मतलब एडमायर, बस प्रशंसा कर दी उसकी। अब इसने तीसरे व्यक्ति बताए वाइज मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यूज देम, वो उन्हें यूज करते हैं। देखो तीनों बात बता दी उसने, कि जो क्रेफ्टी मैन है वो कंडेम करते हैं, सिंपल मैन एडमायर करते हैं, और वाइज मैन यूज करते हैं। ये कभी कभी फिलअप में भी आ जाता है, क्रेफ्टी मैन याद रखना पड़ता है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक्सप्लेनेशन है जो इसके कोट है। तो इसने कहा है कि वाइज मैन यूज करते हैं, और क्योंकि they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them won by observation। अब इसमें एक लाइन जोड़ी उसने, ये तीन मतलब ऊपर की जो लाइन थी ये इंपॉर्टेंट थी, बाकी पीछे का भी देख लो आप। तो उसने कहा है कि क्राफ्टी मैन कंडेम करते हैं, धूर्त व्यक्ति, सिंपल मैन एडमायर कर देते हैं उसकी, और जो वाइज मैन होते हैं वो स्टडी को यूज करते हैं। अब यूज भी कैसे करते हैं बताया है। और क्योंकि दे टीच नॉट देयर ओन यूज, ये जो किताबें होती है ना, दे स्टडी, किताबें, ये अपना यूज नहीं बताती, दे टीच नॉट देयर ओन यूज। ये नहीं कहती कि हमें कैसे यूज, किताबों में तो लिख गया कि भाई ये चीज ऐसे बनाई जाती है, ये चीज ऐसे करी जाती है, ये अपना यूज करना नहीं बताती, वो तो हम खुद ही करेंगे ना। दे डू नॉट, दे टीच नॉट देयर ओन यूज, बट दैट इज ए विजडम, ये विजडम होती है हमारी, विदाउट देम, बिना किताबों के ही हम पढ़ के, अबोव देम, इनसे ऊपर उठ करके, वोन बाय ऑब्जर्वेशन, इसे हम ऑब्जर्वेशन से जीतते हैं। ऑब्जर्वेशन होता है निरीक्षण करना, जाके देखना, करके देखना, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन से। तो वाइज मैन लास्ट में आया था ना, वाइज मैन यूज करते हैं स्टडी को, किताबों में जो लिखा हुआ है उसे अपनी जिंदगी में, उसे अगर आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे तो वो करते हैं वाइज मैन। और किताबें नहीं सिखाती कि उनका यूज कैसे करा जाए, हमें उनसे ऊपर उठ के ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, निरीक्षण निरीक्षण करके, देख करके, उन्हें उन बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाहिए, उन्हें यूज करना चाहिए। तो वो काम वाइज मैन करते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को करते हैं। तो इसमें तीन व्यक्ति बता दिए, एक क्रेफ्टी मैन, सिंपल और वाइज। तो क्रेफ्टी मैन कंडेम करते हैं, सिंपल मैन एडमायर करते हैं केवल, लेकिन वाइज मैन यूज करते हैं। क्योंकि ये खुद नहीं बताती हमें कैसे यूज करना है, स्टडी नहीं बताती, उनसे ऊपर उठ करके हमें खुद ही ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उन चीजों को अपनी लाइफ में डालना पड़ता है। तो ये काम वाइज मैन करते हैं,
ऐसा कहना है फ्रांसिस बेकन का। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो तीन तरह की किताबें बताएगा कि भाई इस धरती पे तीन तरह की किताबें होती हैं। एक वो किताब जो टेस्ट करके पढ़ी जाती है, अब वो कह रहा है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। अब कह रहा कुछ किताबें ऐसी होती है जो टेस्ट करी जाती है। अब टेस्ट करना समझते हो आप, कि मतलब टेस्ट तो ऐसा होता है जैसे हमारे सामने 8-10 मीठा रखा हुआ है, हमने उसमें से भी जरा सा ले लिया, उसमें से भी जरा टेस्ट कर लिया, बस खाया नहीं। रसगुल्ला था जरा सा ले लिया, मिठाई थी जरा सा ले ली, गाजर का हलवा था थोड़ा सा ले लिया, एक चम्मच। तो ये हम टेस्ट करते जा रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे किसी को भी। तो कुछ किताबें टेस्ट करने वाली होती है। इसका मतलब जैसा आपके पास यहाँ 8-10 किताबें रखी, आपने एक किताब उठाई और हल्का सा वो देखा, उसमें जो थे मैथमेटिक्स का था, एक दो पेज देख करके छोड़ दी, तो वो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना उसकी, वो है टेस्ट करना। और सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबों को तो टेस्ट करा जाता है, वो कहता है अदर्स टू बी स्वेलोड, कुछ को स्वेलो कर दिया जाता है। स्वेलो होती है दूसरी को, मतलब कुछ को तो टेस्ट करा जाता है, इक्का दुक्का एक दो लाइन उसकी, एक दो लाइन ऐसे देख ली। और दूसरी कुछ को क्या करा जाता है, स्वेलो कर दिया जाता है, निगल जाना। अब निगलने का मतलब जान रहे हो, किताब ली और पूरी रीडिंग मार दी उसकी, माइंड में कुछ नहीं रखा, बस रीडिंग कर दी उसकी, तो कुछ को निगला जाता है। एंड सम फ्यू, और कुछ फ्यू जब वर्ड आ जाता है ना, एक आध, कादी ऐसी होती है टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, जिन्हें चबाया जाता है, और डाइजेस्ट माने पचाया जाता है, मतलब जिन्हें बड़ी गहनता से हम पढ़ते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, पचा जाते हैं, मतलब अंदर समझ 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 के करते हैं जिन्हें। तो ये तीन तरह की किताबें बता दी, और ये वाली जो बाद वाली है ना भाई, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये उसने कहा सम फ्यू, इक्की दुक्की ऐसी होती है। तो ज्यादातर क्या होता है, कुछ किताबें तो टेस्ट करने वाली होती है, एंड अदर्स जो लगा दिया ना, जैसे मान लिया 2-3% बोल रहा है टेस्टेड, और 95%, 97% बोल रहा है अदर्स टू बी स्वेलोड, दूसरी जो होती है वो निगल दी जाती है, जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। लेकिन सम फ्यू, इक्की दुक्की, मतलब 0% कह दो आप, 0.1, 0.2, सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, जिन्हें चबाया जाता है और डाइजेस्ट पचाया जाता है। तो इक्की दुक्की किताब ऐसी भी होती है। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड। अब देखो इस बात को बोल तो दिया, अभी से खोल रहा है बात को, तीनों बातों को। वो टेस्ट वाली को ले रहा है पहले, क्या कहता है, दैट, उसने बोला टू बी च्यूड एंड दैट इज, इसका मतलब है कि सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, कुछ किताबों को पार्ट्स में पढ़ा जाता है, ये वो है टेस्ट करने वाली। पार्ट्स माने हिस्सों में, एक फर्स्ट पेज पे से हल्का सा देख लिया, फिर 10 नंबर पेज पे से 2-3 लाइन देख ली, तो ये टेस्ट कर रहे हैं ना, पार्ट्स में पढ़ी जाती है। अदर्स टू बी रेड, दूसरियों को पढ़ा जाता है बट नॉट क्यूरियसली, नहीं पढ़ा जाता जिज्ञासा के साथ, वो है रीडिंग मार दी जिसकी हमने, वो क्यूरियसली नहीं पढ़ी हमने। एंड सम फ्यू, और जो बाद वाली है वे इक्की दुक्की जो है, जिन्हें हम वो करते हैं च्यूड एंड डाइजेस्टेड। एंड सम फ्यू टू बी रेड ओनली, उन्हें पूरा पढ़ा जाता है, एंड विद डिलीजेंस, परिश्रम के साथ, और अटेंशन के साथ, ध्यान से, जिन्हें परिश्रम से ध्यान से पूरा पढ़ा जाता है, वे होती है इक्की दुक्की, फ्यू। तो ये तीन तरीके की किताबें बताई, कौन कौन सी। नंबर एक टेस्ट वाली बता दी, फिर स्वेलो वाली, और च्यू एंड डाइजेस्टेड वाली, ये तीन तरह की किताब है। तो जो सबसे पहली है टेस्ट वाली, उसके लिए बताया गया है कि वो पार्ट्स में पढ़ी जाती है। और जो स्वेलो वाली है वो बिना जिज्ञासा के, क्यूरियसली नहीं, बस पढ़नी है हमें, तो उसकी रीडिंग मार देते हैं। और तीसरी वाली जो होती है उन्हें डिलीजेंस और अटेंशन के साथ पढ़ा जाता है, इसीलिए वे च्यू, चबा चबा के डाइजेस्ट करके करी जाती है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ द बुक्स, ये इसमें से क्वेश्चंस मतलब मेंस के लिए भी बनते हैं, ये चैप्टर ऐसा है। ठीक है, तो बैक करनी ये वाली बात ही बताई। नेक्स्ट देखो। अब वो तीन बातें और बता रहा है, देखो रीडिंग राइटिंग ये स्किल, आप वैसे तो 4 स्किल होते हैं, लेकिन यहाँ 3 स्किल बताए हैं स्टडी के, जो बताए ना, रीडिंग होता है आपका, राइटिंग, और एक इसने बताया है कॉन्फ्रेंस, मतलब स्पीकिंग, RSW बोलते हैं ना, RLSW। तो रीडिंग होता है, वैसे लिसनिंग भी होता है। भाई रीडिंग आप पढ़ना, स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग भी होता है सुनना, और राइटिंग लिखना। तो सुनने वाला तो इसने जिक्र नहीं करा, ये तीन बात बोलता है, कहता है रीडिंग जो होती है जब किताबों को रीड करते हैं, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। अगर आपको कंप्लीट बनना है, देखो बैकन क्या बोलता है, इंपोर्टेंट है स्टेंजा। बैकन कहता है रीडिंग से एक इंसान फुल बनता है, फुल से मतलब कंप्लीट। भाई आप अधूरे हो तो आप ज्ञान कहाँ से लोगे, तो पढ़ करके लोगे। आपको जानकारी नहीं है, आप कुछ नहीं जानता, आप अमेरिका के बारे में नहीं जानते, तो आप पढ़ोगे तो जान जाओगे।
आप नहीं जानते मुगल काल के बारे में, तो आप रीडिंग करोगे तो पढ़ लोगे। तो रीडिंग इंसान को कंप्लीट बनाती है, ये फुल बनाती है। तो पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, इंसान कंप्लीट होता है। एक बात। तीन ही बात करनी है। कॉन्फ्रेंस रेडी करती है। अब कॉन्फ्रेंस होता है बातचीत करना, उससे इंसान रेडी माने तैयार है। मतलब जितना आप कॉन्फ्रेंस करोगे ना, उतना ही आप रेडी से मतलब होता है तर्क वितर्क करने में एकदम हाजी जवाब जिसे कहते हैं, वो कॉन्फ्रेंस से होता है इंसान। देखो ये हमें पता भी लग रहा है और ये बात बिल्कुल सही भी है, आप खुद कहोगे इस बात को। रीडिंग से इंसान फुल बनता है, कंप्लीट। मान लिया आप किसी मुद्दे पे बात करना चाह रहे हो, आपने उसके बारे में, अब आपको पता ही नहीं है विधानसभा के बारे में, आपको बिहार के इलेक्शन के बारे में नहीं पता है, तो आप पढ़ करके ही तो करोगे कहीं से। अब नहीं पता है तो आपको जानकारी नहीं है, तो इसलिए आप इनकम्प्लीट पर्सन हो। अगर आप कंप्लीट बनना है तो रीडिंग करनी पड़ेगी, एक बात। सेकंड थिंग, कॉन्फ्रेंस से रेडी होते हैं। अच्छा आप उन्हें देखो जो व्यक्ति ज्यादा बातूनी होते हैं, मतलब जो हमेशा कभी उससे बहस कर रहे, कभी उससे कर रहे, कभी उससे कर रहे, वे हमेशा रेडी रहते हैं। मतलब वे आईक्यू लेवल देखो उन व्यक्तियों का कितना तेज रहता है। तो और जो व्यक्ति अपने आप में ही रहता है, बस किताबें पढ़ता रहता है, वो बोल भी नहीं पाएंगे। अगर कहीं बातचीत करने लगेंगे ना तो चुप रह जाएंगे, कहीं स्टेज पे खड़ा कर दो उन्हें, बोल नहीं पाएंगे। कॉन्फ्रेंस जो होता है वो इंसान को रेडी करता है, तैयार बनाता है। एंड राइटिंग से इंसान एग्जैक्ट बनता है, सही बनता है, सही। राइटिंग से एग्जैक्ट होता है। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि जो चीज हम पढ़ लेते हैं, अगर हम राइटिंग कर करके देख ले तो गलती नहीं होगी हमसे कभी भी, ऐसा सुना है आपने? तो वो राइटिंग से होता है कि राइटिंग से एग्जैक्ट बनता है इंसान। राइटिंग इंसान को एग्जैक्ट बनाती है, सही बनाती है। तो इसलिए हमें राइटिंग से आप कभी गलती नहीं करोगे अगर लिख लिख के उस चीज को देख लोगे। तो ये तीन बात बता दी कि रीडिंग से इंसान कंप्लीट बनता है, कॉन्फ्रेंस से रेडी आईक्यू लेवल बढ़ता है, राइटिंग से एग्जैक्ट बनता है। रीडिंग एड्स परफेक्शन टू ए मैन्स पर्सनैलिटी। रीडिंग इंसान को परफेक्ट बना देती है, इंसान की पर्सनैलिटी को परफेक्ट कर देती है। ये बात पहले वाले उसमें बोलती है उसने। तो कुल मिला के तीन बात बोली। अब देखो इन तीनों को फिर अब फिर एक्सप्लेन करेगा नेक्स्ट वाले स्टेंजे में, क्या कहेगा। तो आप इन तीनों बातों को ध्यान में रखना। अब इन तीनों का देखो किस तरीके से वो लेता है कि भाई अगर सपोज करो आप में इन तीनों में से एक चीज की कमी है, मतलब आप रीडिंग कम करते हो, फिर भी आपको परफेक्ट बनना है। भाई तीन चीज इंसान को परफेक्ट बनाती है, रीडिंग, स्पीकिंग मतलब कॉन्फ्रेंस, और एक बताया उसने राइटिंग। तो ये राइटिंग से अलग काम होता है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी तीन तरीके से सुधरेगी। आपको पूरा ज्ञान रीडिंग से मिलेगा, आप बिल्कुल एग्जैक्ट सही, बिल्कुल करेक्ट रहोगे अगर आप राइटिंग करोगे। और अगर आप हाँ जी जवाब आईक्यू लेवल बढ़ाना है तो आपको कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि अगर सपोज करो तीनों में से एक चीज आप नहीं करते हो तो उसकी पूर्ति कैसे हो, वो बताएगा इस स्टेंजे में। क्या कहता है? एंड देयर फोर इफ ए मैन राइट लिटिल, अगर एक व्यक्ति कम लिखता है, मतलब आप लिखते कम हो, जैसे आजकल होता भी, अब तो लिखाई बिल्कुल कम ही करते हैं इंसान। पहले ज्यादा लिखा करते थे, अब तो लिखना बिल्कुल बंद सा हो गया है। तो अगर आप लिखते कम हो, अब वो कह रहा है तो फिर कैसे कंप्लीट करो, इस कमी को दूर कैसे करोगे ये बताएगा। तो लिखने से क्या हो रहा था, लिखने से एग्जैक्ट बन रहा था इंसान, सही। इसका मतलब गलतियां कम करेगा जो आदमी लिखेगा। लेकिन आप लिखते कम हो तो आप उस काम को कैसे पूरा करोगे? ये कह रहा है इफ ए मैन राइट लिटिल तो ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, तो उसकी याददाश्त मजबूत होनी चाहिए। भाई आप चलो चलो ये काम हो जाएगा, आप कम लिख लो, लेकिन फिर आपकी याददाश्त मजबूत हो, मतलब जो दो चार बार आपने पढ़ लिया वो माइंड में फिट हो, तभी आप उसे ज्यादा अच्छा, मतलब तभी आप इस चीज से दरकिनार कर सकते हो राइटिंग को। लेकिन अगर आपकी मेमोरी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, आप लिख भी नहीं रहे हो, तो फिर आप एग्जैक्ट नहीं बन पाओगे, इसका मतलब फिर गलतियां करोगे आप। तो वो कह रहा है इसीलिए इफ ए मैन राइट लिटिल, अगर कम लिखता है कोई व्यक्ति, तो ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, तो उससे जरूरत है कि एक अच्छी मेमोरी हो उसकी। इफ ही कन्फर लिटिल, कॉन्फ्रेंस करना मतलब वही है वार्तालाप करना। अगर आप बात कम करते हो, आप दूसरे व्यक्तियों से बोलते नहीं हो, ज्यादा बात नहीं करते, आप डिबेट नहीं करते, आप डिस्कशन नहीं करते, या आप कन्वर्सेशन नहीं करते हो, इफ ही कन्फर लिटिल, ही मतलब वो व्यक्ति कोई भी, तो ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, तो उसके अंदर प्रेजेंट विट होनी चाहिए। प्रेजेंट विट विट होती है हाजी जवाब होना चाहिए। जैसे कुछ व्यक्तियों में नेचुरली होता है, बाय बर्थ होता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत हाजी जवाब होते हैं, ये मतलब एकदम तर्क वितर्क में एकदम माहिर होते हैं, एकदम फट से आंसर मिलता है। कुछ होते हैं ना जन्मजाति होते हैं, तो आप बोलो उधर से एकदम आंसर, वो सोचते नहीं है ज्यादा, वो एकदम होते हैं। कुछ कास्ट में भी ऐसा होता है कि भाई ये वाली जो कास्ट आपने सुना होगा कि भाई ये एकदम हाजिर जवाब, मतलब आप बोलो तुरंत जवाब देते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप सपोज करो ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, अगर उसके अंदर प्रेजेंट विट है
तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि वो कॉन्फ्रेंस करे, फिर मतलब वो काम उसका उससे भी चल सकता है। अगर इंसान कम बोलने वाला है, कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, वार्तालाप नहीं करता, तो उसके अंदर जन्मजात ही बाय बर्थ प्रेजेंट विट होनी चाहिए, तो उसमें हाजी जवाब वाली क्षमता होनी चाहिए। अब तीसरा रह गया था, एंड इफ ही रीड्स लिटिल, अगर वो पढ़ता कम है, मतलब पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई से क्या हो रहा था कि एक इंसान फुल फुल मैन बन रहा था, कंप्लीट, मतलब उसे सारी चीजों का ज्ञान हो रहा था। लेकिन आप पढ़ते ही कम हो, तो फिर आप इस कमी को कैसे, इसका क्षतिपूर्ति कैसे करोगे, कंपनसेट किस तरीके से कर पाओगे? तो वो बता रहा है कि इफ ही रीड लिटिल, अगर वो व्यक्ति कम पढ़ता है, तो ही हैड नीड, तो उसे आवश्यकता होगी मच कनिंग, वो फिर इतना चालाक होना चाहिए, टू सीम, ऐसा प्रतीत हो जैसे वो जानता हो, दैट ही डू नॉट, जो नहीं भी जानता। फिर आप अपने आप को ऐसे दिखाओ, इतने चालाक हो जाओ कि जो नहीं भी पता वो भी आप ऐसा दिखा दो जैसे जानते हो। जैसे किसी ने कहा, यार बिहार का इलेक्शन जो है वो ऐसा चल रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि शायद ये सरकार जीत जाएगी, क्योंकि यार नीतीश कुमार जो है ना वो ऐसे है दल बदलू, लेकिन वो शायद बन ही जाएंगे मुख्यमंत्री। आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आप उसकी हाँ में हाँ इस तरीके से मिलाओ। हाँ, बात तो आपकी सही है, ज्यादातर ऐसी उम्मीद भी लग रही है और ऐसा हो रहा है। मतलब आप ऐसा शो कर दो कि मतलब आप उस चीज को जानते हो, इतनी चालाकी आपके अंदर होनी चाहिए कि जो आप ना भी जानते हो वो भी ऐसे दिखा दो जैसे कि आप जानते हो। तो ये बात उसने कही है। तो तीन चीजों की देखो किस तरीके से क्षतिपूर्ति कर रहा है वो, कि भाई अगर सपोज करो, उसने तीन बात बताई, रीडिंग से इंसान कंप्लीट बनता है, उसने बताया राइटिंग से एग्जैक्ट बनता है, कॉन्फ्रेंस बातों से वो बिल्कुल रेडी बनता है, मतलब तैयार रहता है हाजिर जवाब के। लेकिन अगर तीनों में से आप, इन तीनों में कमी है, मतलब आप रीडिंग कम करते हो, आप पढ़ाई नहीं करते, तो आप कंप्लीट तो हो नहीं, तो इसका मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है। तो इतने चालाक होने चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है आप ऐसा दिखा दो कि मुझे जानकारी है इसकी। और अगर आप राइटिंग कम करते हो, तो इसका मतलब आप फिर परफेक्ट नहीं बन सकते, एग्जैक्ट नहीं बन सकते। तो आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, आपने जो पढ़ लिया याद रहे आपके, तभी आप। और अगर आप कॉन्फ्रेंस कम करते हो, तो फिर आपके प्रेजेंट विट होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इन चीजों से बच सकते हो। तो ये बातें इसने बताई है। सेकंड लास्ट है। अब वो कहता है यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने ये भी कोशिश करी है, उसने बताने की कोशिश करी है कि जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे, ये भी इंसान को जिस तरीके से हमारी हेल्थ के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है, वो भी बताएगा वो। जैसे लंग्स, फेफड़े होते हैं, शूटिंग अगर हम करें तो फेफड़े हमारे मजबूत हो जाते हैं, घुड़सवारी करें तो हम दृढ़ता आती है हमारे अंदर। तो अलग अलग एक्सरसाइज से अलग अलग बीमारी दूर की जा सकती है। आपको भी पता है फिजिकल एक्सरसाइज से फिजिकली जो हमारी डिसीज है, बीमारियां हैं, वो दूर की जा सकती है। इसी तरीके से जो मेंटली डिजीज होती है, जो माइंड की हमारी कुछ कमियां होती है ना, उन्हें भी दूर किया जा सकता है किताबी ज्ञान से। वो मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उनसे हम ऐसे दूर कर सकते हैं। जैसे वो बताता है, हिस्ट्री इंसान को वाइज बनाती है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप बुद्धिमान बनोगे, आपको पता लगेगा इतिहास में कैसे कैसे हुआ, और उससे आप सीख लोगे कि भाई ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ। तो वो हिस्ट्री से हमें एक सीख भी मिलती है ना। तो हिस्ट्री इंसान को वाइज बनाती है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे कि अकॉर्डिंग टू बेकन, a person will become wise, a student will become wise by the help of history, maths, physics, ऐसे आ जाएगा। तो हिस्ट्री से बनते हैं। या हिस्ट्री इंसान को क्या बना सकती है? तो वाइज बना देगी। पोइट्री विटी बनाती है, पोइट्री जो पढ़ते हैं पोइट्स होते हैं चालाक, विटी, चंचल। मैथमेटिक्स सबटल बनाती है, सूक्ष्म, बारीक बनाती है। जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना वो बहुत बारीकियों में जाते हैं। और नेचुरल फिलोसफी जो होती है, जो दार्शनिक शास्त्र होता है, वो गहनता लाता है, डीप, आपको गहन बना देगी, मतलब आप बहुत गहराई में सोच पाओगे। मोरल मोरल नैतिक शिक्षा जो होती है, जिसे हम नीति शास्त्र कह दो, नैतिक शिक्षा होती है, वो ग्रेव गंभीर बनाती है इंसान को। लॉजिक एंड रिटोरिक अगर आप पढ़ोगे, लॉजिक माने तर्क शास्त्र, रिटोरिक जो होते हैं वो अलंकार वगैरह होते हैं, जो अलंकार पढ़ते हैं, वो एबल टू कंटेंट, तो आप कंटेंट करना मतलब वाद विवाद करना या कन्वर्सेशन में आप महान बनते हो। तर्क शास्त्र अगर आप पढ़ोगे तो तार्किक ज्ञान आ जाएगा ना, फिर आप तर्क कर पाओगे। तो इस तरीके से बताया कि ये सब्जेक्ट इन इन चीजों को इंप्रूव करते हैं, इसमें ये बताया गया है। लास्ट देख लेते हैं, एबियंट स्टडीज इन मॉर्स। ये लाइन लिखी हुई थी, ये लेटिन में लिख रखी है फ्रांसिस बेकन ने। इसका मीन कभी कभी ये सीधा सीधा क्वेश्चन जैसे बीए में लगा रहता है ना ये चैप्टर, तो उसमें पूछा जाता है। एबियंट स्टडीज इन मॉर्स, ये लेटिन वर्ड में लिखा हुआ है। इसका मतलब है स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर। वैसे इसका मतलब होता है स्टडी पास इनटू द कैरेक्टर। इसका मतलब कैरेक्टर को पास इनटू द कैरेक्टर, कैरेक्टर को चेंज कर देती है, मतलब आपके व्यक्तित्व को बदल देती है।
उसमें से होके गुजरती है, पास इनटू के होके गुजरती है। तो स्टडी पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर, स्टडी हमारे तौर तरीके पे प्रभाव डालती है। तो एम्बिएंट स्टडीज इन मोर्स का मतलब है स्टडी हमारे व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को चेंज करती है। ये इसका मतलब समझ के चलो। कहता है नहीं, देर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट, वो कहता है कोई ऐसा पत्थर या इम्पेडिमेंट माने बाधा है, अड़चन, कोई ऐसा रोड़ा अड़चन कुछ नहीं होता इन द विट बुद्धि में, बट मे बी रोट आउट बाय द फिट स्टडी। माइंड में, मस्तिष्क में कोई ऐसा इम्पेडिमेंट अड़चन नहीं होती, कोई व्याधि नहीं होती, कोई डिजीज नहीं होती, ऐसी कोई अड़चन नहीं बचेगी जिसे हम इन द विट बुद्धि में, बट मे बी रोट आउट माने खत्म करना, बाय फिट स्टडी, जिसे हम फिट स्टडी से खत्म ना कर सके। इसका मतलब अध्ययन से, अच्छी उचित अध्ययन से हम उसे आप उसे पोइट्री जो है पढ़ाओ। अगर कोई इंसान गंभीर नहीं है तो, ग्रेवनेस अगर उसके अंदर नहीं है, वो इंसान ज्यादा गंभीरता से, तो उसे मोरलिटी सिखाओ, नैतिक शिक्षा दिखाओ उसे। और कोई व्यक्ति ज्यादा बारीकी में नहीं जाता तो मैथमेटिक्स को कराओ। जो जिसका माइंड इधर से उधर चलता है तो उसे, तो वो आगे वाला एक स्टैंडर्ड था अभी, हालांकि मैं तो यहीं पर कंप्लीट करूंगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्वेश्चंस में आ जाएगी वे सारी चीजें, जो जब मैं के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो फिट स्टडी के द्वारा इसे रोट आउट किया जा सकता है, मतलब इन कमियों को दूर किया जा सकता है माइंड की, हम उसी तरीके का अध्ययन अगर करते हैं। लाइक एज डिसीज, जिस प्रकार डिजीज जो होती है, बीमारियां बॉडी की, में हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, उनकी उचित, एप्रोप्रिएट माने उचित, उनकी एक सही, एक बिल्कुल करेक्ट एक्सरसाइज होती है ना, जैसे बॉडी में कुछ कमी के लिए वही फिजिकल एक्सरसाइज होती है, फिजिकल उसके लिए, जैसे मान लिया आपका पेट आगे को निकल रहा है तो आप इस तरीके की दंड बैठा गया कुछ ऐसा लगाओ, तो जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा फिजिकल डिजीज को दूर किया जा सकता है, ऐसी मेंटली डिजीज को भी हम स्टडी के माध्यम से दूर कर सकते हैं, ये फ्रांसिस बेकन ने कहा है। तो यहीं तक इसका ये ऐसे था, थोड़ा सा लेंथी हो गया मतलब, लेकिन इंपॉर्टेंट था। आप इसे मतलब अगर पढ़ोगे तो एक ही झटके में मतलब क्लियर हो जाएगी वीडियो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो रही सही कुछ कसर रह भी जाएगी तो वो इसकी एक नेक्स्ट वीडियो, जो इसके क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगी, ऑफ स्टडी के, मैंने लगभग 50, अराउंड 50 क्वेश्चंस इसके करे हैं, तो वो इसकी दूसरी वीडियो है, जो ऑफ स्टडी के क्वेश्चंस वाली वीडियो है। ये ऑफ स्टडी के टेक्स्ट की वीडियो है। भाई क्वेश्चंस भी तो टेक्स्ट में से निकलेंगे, और कहाँ से आएंगे। तो जो जो बच्चे मतलब इसे टेक्स्ट वाइज ना भी पढ़ना चाह रहे तो वो क्वेश्चंस वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो टेक्स्ट में वैसे सारी चीजें आ चुकी है इसमें, तो अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट कर ली तो क्वेश्चंस वाली वीडियो में मुझे लगता है 4-5 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े हटके होंगे, बस वही देखने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज सारा कुछ इसी में है जो मैंने पढ़ाया। तो यहीं तक करेंगे।